बच्चों, वेलकम बैक टू इनरजीबी ट्यूटोरियल। और आज हम यहाँ पे सिर्फ ये चैप्टर की रिवीजन नहीं तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। यानी कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चैप्टर 16 में कई दिक्कतें हैं तो आज वो क्लियर हो जाएगी। और दूसरा, टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आएंगे सो मेरी गारंटी कि सभी के सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व करोगे। सिर्फ उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। सो हमने यहाँ पर रिवीजन लिया है, पर रिवीजन कैसे करना है, सो इसके रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आएंगे आईएमपी वो सब मैंने लिखा है और यही क्वेश्चन सिर्फ हमें यहाँ पे अच्छे से करने हैं। ओके, चलो लेट्स सी। सो यहाँ पे देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया, पर इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का। देखो, एक तो ऐसे आएगा डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या अदरवाइज व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 101% पूछने वाले हैं। सो पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। लुक एट इट, मान लो ये एक छोटी सी यहाँ पे वॉल दी है और यहाँ पे एक टॉर्च है जिसके से यहाँ पे क्या है, रेज निकल रही। अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जैसे ये रेज यहाँ पे स्ट्राइक होंगे वैसे यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ऐसे यहाँ पे क्या होंगे, जाने वाले हैं। यानी कि इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन शॉर्टली, नॉर्मली हमारे लैंग्वेज में यहाँ से जितने भी लाइट जा रहे हैं वो सिर्फ स्ट्राइक होके इस तरफ आ रही है, ठीक है। बट इसको हमें डिफाइन करना है, यानी कैसे लिखेंगे। सो इसका आंसर हम इसे लिखेंगे when rays fall on an object, then their back turn या return, ठीक है। ओके, या चेंज द डायरेक्शन। बट सबसे इजी यही है कि when rays fall on an object then their back या turn, this is called as a reflection of light। सिंपल, इतना लिखा सो आपके 1 या 2 मार्क्स यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा। दूसरा के चैप्टर का नाम है, ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया, यानी कि क्या क्या दिया। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो भी यहाँ पे क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड आपको 1 मार्क्स का, मोस्ट ऑफ आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। क्या दिया है देखो यहाँ पे, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी हमें यहाँ पे ना लॉज, जो 3 लॉज दिए ना, ये 3 लॉज आपको लिखने को बोली है। पर ये देखने से पहले हम यहाँ पे डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। यानी क्या, देखो सो ये जो डायग्राम अगर क्लियर हो गई ना तो ये लॉज आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो, सो मैंने यहाँ पे प्लेन सरफेस लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेज है जो यहाँ पे आ रही है, जैसे मैंने अभी डायग्राम निकाली थी। अब ये स्ट्राइक होके बैक जा रही है, यानी इस तरफ जा रही है, ठीक है। सो मैंने इसकी डायरेक्शन यहाँ दे दी। बीच में मैंने एक लाइन निकाल रही है यहाँ पे कि दिस इज द इमेजिनरी लाइन। अभी वो स्ट्रेट है पर यहाँ पे मैंने हाथों से निकाली इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली रेज है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। जो बाद में निकलती इसे हम बोलते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये क्या होते हैं, दिस इज द नॉर्मल रे। यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ पे कुछ पॉइंट दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने पॉइंट क्यों दे दिया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी ये जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल रे है, इनके बीच जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ओके, एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। जैसे ये दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है जिसे हम यहाँ पे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। यहाँ तक डायग्राम क्लियर हो गई। अभी आते हैं हमारे लॉज की तरफ, यानी कि हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर ये कैसे होगा। सो फर्स्ट लॉ यहाँ पे क्या है, सो फर्स्ट लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखो बच्चों यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट या ऐसे लिखा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी क्या, नॉर्मली एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फर्स्ट लॉ ये बता रहा है हमें कि जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर हमारा होगा, ठीक है। मान लो अगर हमारा एंगल आई 30 है तो एंगल आर भी हमारा यहाँ पे 30 आएगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ये आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। ये लॉ क्लियर हो गया पहले हमारा। चलो अभी नेक्स्ट लॉ, थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, यहाँ पे आपके बुक में क्लियर लिख के दिया है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट
नेक्स्ट लॉ क्या है यहाँ पे कि हमारे जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, लाइज इन अ सेम लाइन, यानी कि एक ही लाइन पे तीनों के तीनों लाइन यहाँ पे है, दिख रहे कि नहीं? यस, तो वही यहाँ पे लिखना है, क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पूरा लिख के देती हूँ यहाँ पे, यानी कि आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal ray lies in same plane, क्या है यहाँ पे? सेम प्लेन। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे थर्ड वाला स्टेटमेंट, यहाँ पे थर्ड वाला लॉस क्या दिया है। अभी यहाँ पे इस तरफ हमें इंसिडेंट रे दिख रहा है, इस तरफ हमें रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे हम नॉर्मल की बात करते तो यहाँ से इस तरफ क्या है, यहाँ दिया है हमारा, यहाँ पे राइट, यहाँ से राइट साइड है, यहाँ पे लेफ्ट साइड है। सो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ से यहाँ से हमारा लेफ्ट साइड है, मैं ऐसे खड़े थे इसलिए बोला। सो यहाँ से हमारा राइट साइड, अभी इसके लेफ्ट साइड में ये दिया है, इसके राइट साइड में यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे दिया है, यानी यही लिखना है। यानी क्या है थर्ड लॉ की इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर अपोजिट ऑफ अ नॉर्मल रे, यानी कि नॉर्मल रे से ही क्या है, दोनों के दोनों अपोजिट है। देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, पूरा लिख के दो यहाँ पे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट ऐसे लिखते हैं, आर अपोजिट, क्या दिया यहाँ पे, आर अपोजिट ऑफ नॉर्मल रे, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, यानी मुझे यही बताना है कि ये डायग्राम यूज करके हम तीनों के तीनों लॉ कैसे यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी बिल्कुल लर्न नहीं करना है, सिर्फ हमें अंडरस्टैंड करना है। 3 मार्क्स हमारे यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी हमारे नहीं जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अभी यहाँ पे देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बट ये देखते देखते आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है बच्चों, चलो अभी यहाँ पे देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दूसरी और एक बात, ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाली ना, ये डायग्राम भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। आपके एक्सरसाइज में भी दी है, देखो एक्सरसाइज में ना थोड़ा गूगली टाइप दिया है, उन्हें ऐसे दिया है कि आपको ऐसी डायग्राम निकालनी है कि उसमें हमें यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे शो करना है। यानी इन शॉर्टली दूसरा कोई नहीं, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे की डायग्राम ही ड्रॉ करनी है, दैट्स इट। ठीक है, यानी कि आपको ये टॉपिक इतना अच्छा क्यों करना है, क्योंकि घुमा फिरा के इसके ऊपर 2, 3 या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको है ही है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 45, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, या आपको क्वेश्चन भी होता है इसमें भी पूछा जाता है। अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक लॉ लिखा था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट का यहाँ यानी क्या है, इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि ये दिया है एंगल आई 45 दिया है। सो एंगल आर क्या होगा हमारा, यस एंगल आर इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सो अभी यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, इफ एंगल आर इज इक्वल टू 35 डिग्री देन व्हाट इज द एंगल आर। ये मुझे आप कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो आई होप आपको ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। हाँ, अभी इसके रिलेटेड ना आपको एक एक्टिविटी भी दी है, लॉस के नीचे देखो एक टेबल दिया है और वहां पे ना आपको इंसिडेंट एंगल दी है 30, 45, 60 और इस तरह आपको लिखना है कि एंगल आई कितना है, सो एंगल आर कितना होगा। सो ये एक्टिविटी में से जो तीनों दिए ना, ये तीनों में से ही आपको एक नंबर पूछा जाता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं पूछा जाता। सो उतने अच्छे से करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। हाँ बच्चों, अभी यहाँ पे ना रेगुलर और इनरेगुलर ऐसे 2 डायग्राम आगे दिए है, इसके ऊपर आपको ना 101% इसका डिफरेंस वाइज क्वेश्चन आता है। सिंपल ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं आता है कि ड्रॉ द इनरेगुलर डायग्राम या एक्सप्लेन, नहीं, दोनों के डिफरेंस ही पूछे जाते हैं और ये आता है। चलो यहाँ पे कैसे करेंगे। सो यहाँ पे हम 2 पार्ट करते हैं, रेगुलर, ठीक है, क्या दिया यहाँ पे, रेगुलर एंड इट्स अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं स्मॉल आर निकालती हूँ यहाँ पे से, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे से लिखते हैं इन रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो अभी यहाँ पे देखो, थोड़ा
इंक डाल देती हूँ यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, अभी यहाँ पे देखो तो हमने यहाँ पे दो पार्ट किए हैं, एक रेगुलर किया है और दूसरा यहाँ पे इनरेगुलर, ऐसे दो यहाँ पे हमने पार्ट किए हैं, रेगुलर इनरेगुलर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अरे हाथों से निकाल रही हूँ ना, ठीक है चलो। सो अभी यहाँ पे देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी पहले मैं क्या करती हूँ, इसकी डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। सो डायग्राम अगर मैंने एक्सप्लेन किया ना तो आराम से पॉइंट लिख सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे पहले, सो मैंने यहाँ पे एक प्लेन सरफेस निकाला है, देखो मैंने यहाँ पे एक रे है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। और एक रे निकाला मैंने यहाँ पे और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ना अच्छे से ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये एंगल आई होगा I1, तो ये I2 होगा, ये R1 है तो यहाँ पे ये R2 होगा। ठीक है, ऐसे हमने दिखा दिया। अभी यहाँ पे भी हम दिखाते हैं पर थोड़ा ऐसे हमने सरफेस लिया है, सरफेस को थोड़ा सा ऐसे ऐसे दिखा दिया तो भी चलेगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ऐसे लिया है, ये ऐसे जा रहा है और ऐसे आगे जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, दो ही रेज निकाले, ज्यादा यहाँ पे जम्बलिंग ना हो इसलिए मैंने क्या किया, दो ही रेज यहाँ पे निकाल के मैं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे क्या है, इट्स अ प्लेन सरफेस और यहाँ पे अप डाउन सरफेस है यानी रफ सरफेस है। सो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि रेगुलर में क्या होता है कि इन रेगुलर वी यूज द प्लेन सरफेस या जिसे हम बोलते हैं प्लेन और स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। ठीक है, यानी इसमें हम क्या करते हैं कि प्लेन और स्मूथ सरफेस यूज इन अ रेगुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर पार्ट में यूज होता है। दूसरा इसमें क्या होता है कि इनरेगुलर में कौन सा सरफेस यूज होता है, सो इनरेगुलर में यहाँ पे हम यूज करते हैं रफ सरफेस। कौन सा, रफ सरफेस, रफ सरफेस। सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, थोड़े थोड़े की पॉइंट्स लिख के दे रही हूँ। सो ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और सिर्फ आपको आगे स्टेटमेंट अच्छे से लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, अभी एक पॉइंट हो गया। दूसरा भी यहाँ पे देखो, जैसे एक I1 है इसके इक्वल में I2 दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे R1 दिया है इसके इक्वल में I2 दिया है, यानी क्या है, ये पैरेलल लाइंस है एंड हियर आल्सो द पैरेलल लाइंस। बट अगर यहाँ पे देखोगे तो अगर मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन दी, सो कैन वी से बोथ आर द पैरेलल लाइंस, नहीं बोल सकते हम। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि रेज आर पैरेलल, रेज आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल यानी क्या है कि I1 इज इक्वल टू I2, सेम एज इट इज I1 इज इक्वल टू R2, ऐसे हम लिख सकते हैं। पर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो I1 I2 है, R1 R2 पैरेलल है नहीं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रेज आर नॉट पैरेलल, कि यहाँ पे पैरेलल नहीं होते हैं। जैसे कि I1 इज नॉट इक्वल टू I2, वैसे ही R1 इज नॉट इक्वल टू R2। सो हम ऐसे यहाँ पे दिखा सकते हैं। सो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अभी थर्ड में देखो, थर्ड पॉइंट कैसे निकलता है। अभी यहाँ पे ना नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। when we stand the front of mirror, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, सो हमारी इमेज क्लियर दिखाई देती है, राइट। क्योंकि हमारा जो घर का मिरर है इसका सरफेस पूरा प्लेन होता है। यानी कि यहाँ पे जैसे कि थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट यही है कि जब प्लेन सरफेस होता है तो वहां पे जो इमेज होती है ये क्लियर हमें दिखाई देती है। लुक एट हियर, इमेज, क्लियर इमेज, ऐसे लिखती है यहाँ पे क्लियर इमेज, यानी यहाँ पे इमेज क्लियर दिखाई देती है। बट जहां पे रफ सरफेस है, रफ सरफेस यानी कि मान लो जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे मिरर वाले शो वगैरह होते हैं, वहां पे हम जाते हैं पर वहां पे दिखाते हैं पर कुछ ऐसे ना टेढ़े मेढ़े मिरर होती है कि जिसकी वजह से हमारा फेस अच्छे से नहीं दिखाई देता है, यानी वहां पे रफ सरफेस होता है। या दूसरा ले सकते हैं कि पेपर है या वॉल है जिसके ऊपर हमारा प्रॉपर यहाँ पे इमेज नहीं दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ वहां पे जो सरफेस है ये प्लेन नहीं होता है। यानी इन शॉर्टली हम यही लिखेंगे कि फेड या लाइट इमेज, फेड, ये यहाँ पे लिखते हैं कि लाइट या डल इमेज, ऐसे भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे डल इमेज। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। यहाँ पे नेक्स्ट यानी कि एग्जांपल हम लिख सकते हैं, तो एग्जांपल हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मिरर या पे होम मिरर। दूसरा यहाँ पे स्टिल वाटर भी आता है, स्टिल वाटर में भी हमें क्लियर फेस दिखाई देता है। वैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं पेपर या वॉल हम लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल कभी कभी कैसे होते हैं, अप डाउन होते हैं कि नहीं, यस वैसे। सो ऐसे अपने ये डायग्राम और इसके हिसाब से यहाँ पे पॉइंट लिखे, सो आराम से आपको 2 मार्क्स मिल ही जाएंगे।
ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि डायग्राम कैसे दी है, और यहाँ पे मैं आपको जितना इजी हो सके उतना इजी वे से बता रही हूँ। कहीं पे भी हमें कहीं लर्न नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंड करके जाना है। ओके, और दूसरा कि मैं जो पॉइंट्स लिख के दे रही हूँ बच्चों, ये आप ना क्या करना है कि नोट करो, क्योंकि यही आपको कीवर्ड्स आगे काम आने वाले हैं। ओके, चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के आने वाले हैं। अब देखो, राइट डाउन यूजेस ऑफ, अभी यहाँ पे आपको काइडोस्कोप या पेरिस्कोप, इन दोनों में से एक का यूज पूछने वाले हैं। सो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द काइडोस्कोप एंड व्हाट इज द पेरिस्कोप। ठीक है, लेट्स सी। अभी यहाँ पे देखो, काइडोस्कोप जैसे कि ना पुराने जमाने में, जैसे जब मैं छोटी थी तब ये काइडोस्कोप वगैरह यूज किया करते, जैसे कि फेरी वगैरह होता था ना तब ये यूज करते, जैसे छोटे छोटे टॉयज थे। ठीक है, पर अभी तो ये दिखाई नहीं देते हैं, पर ये ना अभी डिजाइनिंग वगैरह है ना वहां पे यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये थोड़ा मैं डिटेल में बताती हूँ। पहले यूजेस के पहले ये क्या है ये पहले क्लियर करती हूँ, यानी कि तब आपको यूजेस अच्छे से क्लियर हो ही जाएंगे। लेट्स सी। अभी यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन 5, उसका पहला क्या दिया है, काइडोस्कोप। लुक एट हियर, काइडोस्कोप। अभी यहाँ पे देखो काइडोस्कोप कैसे होता है। यहाँ पे ना 3 ऐसे ना कांच की रॉड लेते हैं। अभी हम घर पे भी यूज कर सकते हैं, सॉरी घर पे भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि 3 सेम साइज की हमें स्केल लेनी है। एक स्केल इस तरफ होगी, एक स्केल इस तरफ ऐसे पैक करनी है, और नीचे एक स्केल, ऐसे हमें यहाँ पे स्केल लेनी है। अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम ये तीनों स्केल या तीनों यहाँ पे जो मिरर की पट्टियां है ये जब चिपका देंगे तो इसके 2 एंड फॉर्म होंगे। सो एक एंड मैंने यहाँ पे पूरा पैक कर दिया। दूसरे एंड से क्या करना है हमें कि कुछ मिरर के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, कलर के या बैंगल्स के जो पीसेस होते हैं, ये इसके अंदर डालने हैं और इसको भी पैक करना है। पैक करने के बाद जब आप उसको घुमाओगे ना तो आपको ना अलग अलग सी इमेज दिखाई देती है, ऐसे होता है। ठीक है, सो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं काइडोस्कोप। अभी इसका यूज यहाँ पे, तो ये जो काइडोस्कोप या पेरिस्कोप, ये दोनों ही यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टीज यूज होती है इसमें, ये याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे अलग अलग सी डिजाइन फॉर्म होती है। अभी इसके यूजेस कहाँ है, सो देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे करंटली इसका यूज होता है यहाँ पे डिजाइनिंग, यानी कि वॉल डेकोरेशन या वॉल डेकोरेट, जहाँ पे वॉल डेकोरेट करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े बंगलों में जो फर्स्ट वॉल होती है या होटल की जो एंट्री डोर होती है वहां पे अलग अलग से कांच को चिपका के कुछ डिजाइन बनाते हैं। ओके, यानी कि वहां पे ये काइडोस्कोप यूज करते हैं। या दूसरा हम बोल सकते हैं कि ड्रेस डिजाइनिंग होती है, ड्रेस डिजाइनर, जैसे कि अलग अलग से डिजाइनर्स होते हैं जो कि यहाँ पे अलग अलग से मिरर लगाते हैं कि जिसकी वजह से कि जो यहाँ पे कुछ अलग सा ही लुक आ रहा है। ठीक है, यानी कि इन शॉर्टली कि काइडोस्कोप यहाँ पे डेकोरेशन में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, वॉल में, ड्रेस में, ऐसे अलग अलग जगह इसका यूज करते हैं। सो इसके यूज अगर आपको आ गए 2 मार्क्स के तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पहले काइडोस्कोप समझ में आ गया कि है क्या, है कि नहीं बच्चों। चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट पेरिस्कोप। चलो अभी यहाँ पे लास्ट वाला बाकी हमारा पेरिस्कोप, इसको भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो पेरिस्कोप कहाँ यूज होता है, अभी इसको तो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे जो वॉर चल रहा है यहाँ पे, सो इसके कनेक्टेड ही है। देखो यहाँ पेरिस्कोप। अभी यहाँ पे देखो आपके बुक में भी एक डायग्राम दी है। हाँ, पानी के अंदर यहाँ पे कुछ तो दिया है जिसे हम यहाँ पे सबमरीन बोलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ईरान, इजराइल, अमेरिका, इन सब की जो यहाँ पे वॉर चल रहा है। सो समुद्र से भी बहुत सारे वॉर हो रहे हैं, यानी कि फायरिंग वगैरह हो रही है। सो वहां पे ये पेरिस्कोप यूज हो रहा है। कैसे, ये पहले देखते हैं। देखो अब इसकी यहाँ पे डायग्राम क्या दी है। सो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे होता है ऐसे, यहाँ पे एक मिरर होता है। यहाँ पे नीचे, ये यहाँ पे थोड़ा और नीचे, और यहाँ पे भी एक मिरर में लगा देती हूँ, और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, मान लो अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये इतना समुंदर है, समुंदर के अंदर ये बाकी वाला पार्ट है। अभी यहाँ पे समथिंग कुछ बैठे हैं अंदर। अभी यहाँ पे होता क्या, देखो यहाँ पे मैं M1 लिख देती हूँ और यहाँ पे M2 लिख देती हूँ। अभी यहाँ पे देखो, जैसे मान लो अभी समुंदर से वॉर हो रहा है, तो अभी यहाँ पे सामने तो खड़े नहीं हो सकते क्योंकि छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। सो अगर पानी के अंदर है तो बार बार ऊपर तो नहीं देखेंगे, या इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो एनिमीज अलर्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या होता है, सबमरीन होते जो आपके बुक में दी है, वहां पे इसे इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, और छोटा सा है ना ये जो पार्ट है ये ऊपर होता है। अभी कैसे होता है, मान लो कि सामने से कोई एनिमीज आ रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, इसकी इमेज यहाँ आ रही है,
ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रहे हैं और कुछ रेज इस तरफ आ रहे हैं, यानी कि हमें जो हमारे कमांडर्स है इनको समझ में आ गया कि आगे ऊपर कोई दुश्मन है। सो वहां से हम क्या करते हैं, बैठ के या छुपके से इसको वॉर कर सकते हैं, सॉरी इनका हमला कर सकते हैं, है कि नहीं। सो यहाँ पे इसका यूज यही है कि कहाँ यूज होता है, इट इज यूज इन अ सबमरीन्स। कहाँ यूज होता है, सबमरीन्स में इसका यूज होता है। दूसरा हम इसके लिख सकते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट, दूसरा की वाटर वॉर, यूज इन अ वाटर वॉर। दोनों का एक ही मतलब है, अलग सा कोई नहीं है कि यूज इन अ सबमरीन फॉर वाटर वॉर, ऐसा फॉर वाटर वॉर ऐसे लिखते हैं, यहाँ एक ही लिखते हैं इसको, फॉर वाटर वॉर वॉर। सो वाटर वॉर में यहाँ पे यूज होता है, जैसे अभी ईरान इजराइल के वगैरह, तो आपने कहीं पे सुना होगा या देखा होगा, ठीक है। सो ऐसे हमने आज यहाँ पे जो चैप्टर 16 है इसकी रिवीजन अच्छे से की है, रिवीजन विद क्वेश्चंस ये अच्छे से किए हैं। आपको सिर्फ इतने ही अच्छे से करने हैं, इतना भी किया तो आपको आराम से गारंटी है कि आपको फुल मार्क्स ही मिल जाएंगे, ठीक है। चलो यही रुकते हैं और आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।